हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने फॉर्म भरे थे टीजीटी पीजीटी के, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉमर्स के टीजीटी पीजीटी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लेकर के आई हूँ। जिससे आपको सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ लेना कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही उसको प्रैक्टिस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और वो तभी आपकी सही हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या होगा, एक बार में ही क्लिक कर जाएगा कि आपका आंसर क्या है। ऐसे आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस भी करते चलें। जब आप क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और ये भी पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कहाँ पर आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहने के साथ साथ, बुक्स को पढ़ते रहने के साथ साथ आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस भी करिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले के एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नियोजन, संगठन और निर्देशन है वो क्या है। प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध के उद्देश्य हैं, प्रबंध के परिणाम है या फिर ये सभी। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, जो मेन प्रमुख कार्य, प्राइमरी आपके जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, वो यही होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्रीय समूहों में लोगों और भौतिक संसाधनों को समूहीकृत करके श्रम का विभाजन इससे संबंधित है। विशिष्टीकरण, समन्वय, मंडलीकरण, लक्ष्य निर्धारण। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रीय समूहों में लोगों को और भौतिक संसाधनों को समूह में बांट करके जो श्रम का विभाजन किया जाता है वो क्या होता है। तो वो हो जाता है मंडलीकरण। इसमें क्या किया जाता है, आपको पता होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हो जाता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि बिना आपके मैन पावर के आप जो भी संसाधन आपके पास और अवेलेबल हैं उनसे काम नहीं करा सकते। मशीनरी तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको ऑपरेट करने के लिए लोग नहीं होंगे। तो उन दोनों को ही आपस में क्या होगा, ग्रुप वाइज डिवाइड करके उनके बीच जो श्रम का विभाजन किया जाएगा तो वो कहलाता है मंडलीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या है। आप सबने पढ़े होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध है, हेनरी फ्योल का है। वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया था, टेलर ने दिया था। और हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत थे वो कौन से थे, वो 14 सूत्री सिद्धांत हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन से सिद्धांत हैं, 14, ये भी देख लीजिएगा। इनकी बुक जो थी हेनरी फ्योल की, ये बुक का नाम भी आपसे अलग पूछ सकता है एग्जाम में कि बुक का नाम क्या था, या बुक का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये किसकी बुक है। तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट थी हेनरी फ्योल की बुक, जिसमें इनके ये 14 सूत्री सिद्धांत थे। तो इसमें कौन कौन से हैं, कार्यभाजन का है जो कि विशिष्टीकरण पर आधारित है, अधिकार उत्तरदायित्व का है, अनुशासन का है, आदेश की एकता का है, सामुदायिक हितों का है, पारिश्रमिक का, केंद्रीकरण का। 14 सिद्धांत इनके दे रखे हैं, आप लोग एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समन्वय के तत्व हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्या है, प्रबंध का एक कार्य है। आपस में सारी चीज़ें तो आपने कर ली, लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने पास सारे भौतिक संसाधन है, लेकिन क्या है, उनके कार्यों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे। तो क्या जो भी आपकी संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल अचीव होगा, नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल को अचीव करना, वो तभी कर पाएंगे जबकि हम सब मिलकर एक साथ समन्वित होकर कोऑर्डिनेट करके किसी काम को करेंगे। तो समन्वय के तत्व कौन से होते हैं, सामूहिक प्रयास, कार्य में एकता, समान उद्देश्य या फिर ये सभी। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके तीनों ही क्या हो जाते हैं, तत्व हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं कि सामूहिक प्रयास करें, कार्यों में एकता हो और सबका समान उद्देश्य हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। जो आपने पढ़ा होगा, जो बिजनेस होता है उसको 2 तरह से चीज़ें इफेक्ट करती है, एक आंतरिक पर्यावरण उसका होता है, एक बाह्य पर्यावरण होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो आर्थिक परिवेश है उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक दशाएं या फिर ये सभी। तो व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, आर्थिक व्यवस्था भी, उसकी आर्थिक नीतियाँ भी और आर्थिक दशाएं भी। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित हैं तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल, उपयुक्त सभी।
तो आपसे पूछ रहा है जो प्रबंधकीय कौशल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रबंधकीय कौशल किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा उसका मैनेजमेंट होगा उतने ही अच्छे से क्या होगा, वो बिजनेस चल पाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन कर पाएगी। तो यहाँ पर तकनीकी कौशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आपने देखा होगा धीरे पहले के टाइम में नहीं थे, उसके बाद जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होते गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, टेक्निक्स भी तो चेंज होती गई। तो उसके लिए प्रबंधक को स्वयं को अपडेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तभी क्या आया, आपका वैज्ञानिक प्रबंध आया। इसी तरह से विक्रय कला में चेंजेस हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं और विवेकीकरण, कई एक ऐसे आपके जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे आगे आते रहे हैं, जिससे कि तकनीकी कौशल क्या हो, डेवलप हो सके। नैदानिक कौशल, समस्याएं तो है, समस्याओं को क्या होता है, सुलझा कर उनका निदान करना, उसके लिए भी क्या होता है, नैदानिक कौशल इंपॉर्टेंट होगा प्रबंध के लिए। राजनीतिक कौशल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार की क्या है, नीतियां हैं, उनकी जो भी बनाए हुए नियम हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो उन बदलती नीतियों और नियमों के साथ ही स्वयं को भी क्या करें, ढाल सकें। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रबंधकीय कौशल में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कोई संगठन है, उसमें जो उप इकाइयाँ हैं, क्योंकि एक संगठन जो बड़ा होगा तो क्या होता है, वहाँ पर कई यूनिट्स में बांट दिया जाता है, इससे काम आसानी से किया जा सके। तो उनके जो कार्य हो रहे हैं उनको एक सतत पैटर्न से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र समूह को क्या कहते हैं। विभागीकरण, समन्वय, नियंत्रण, औपचारिक प्राधिकारी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट को अंडरलाइन करिए, जिससे आपको आसानी से आंसर तक आप पहुँच सके। क्योंकि यहाँ पर जैसे कन्फ्यूजन जो होगी, किस में होगी, आप सोचेंगे विभागीकरण भी हो सकता है कि बांटने की बात की जा रही है कि ये उप इकाइयाँ हैं, तो उप इकाइयों में बांट दिया तो विभागीकरण हो गया। वहाँ पर उनके कार्यों में जो आपस में एक पैटर्न से जोड़ने का वो किया जा रहा है, यानी कि जो संस्था का उद्देश्य है या जिस तरीके से संस्था कार्य कर रही है, उसी पैटर्न में बाकी की इकाइयों के भी कार्य करें, जिससे कि सारी इकाइयों का कार्य एक जैसा हो और गोल को हम अचीव कर सकें, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है संस्था को, उसे प्राप्त कर सकें। तो वो क्या हो जाता है, वो होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जब भी आंसर को सॉल्व किया करिए तो सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स रखे उन्हें अंडरलाइन करिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आंसर आपका क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है 2 समूहों में, 4 समूहों में, 6 समूहों में, 8 समूहों में। तो जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने जो 14 सूत्री सिद्धांत तो दिए थे, वहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियों की बात कर रहा है। तो प्रशासनिक गतिविधियों को जो बांटा था हेनरी फ्योल ने, तो 6 समूहों में बांटा था। एक हो जाती हैं तकनीकी क्रियाएं, दूसरी हैं व्यापारिक क्रियाएं, तीसरी हैं वित्तीय क्रियाएं, चौथी हैं सुरक्षा क्रियाएं, पांचवी लेखाकर्म क्रिया और छठी कौन सी है, प्रबंधकीय क्रियाएं। यानी कि जो भी आपका संगठन है उसमें जो प्रशासनिक गतिविधियां की जाती हैं उनको तकनीक क्रियाओं में देखा जाएगा कि उत्पादन है, निर्माण कार्य, ये सब चीज़ें। व्यापारिक में जो क्रय विक्रय है, विनिमय है, क्योंकि एक संस्था में बहुत से काम होते हैं, तो उन कामों को सही ढंग से करने के लिए इन्होंने सारी गतिविधियों को 6 भागों में बांट दिया कि आसानी से 6 भाग अलग अलग उन गतिविधियों को संभाल लेंगे। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होकर काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लागत के तत्व हैं सामग्री, श्रम, व्यय या फिर ये सभी। तो लागत के जो तत्व हैं आपने पढ़ा ही होगा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो वहाँ पर कॉस्ट शीट बनाई होगी, या स्टार्टिंग में ही जहाँ पर लागत के तत्व का आपका चैप्टर दे रखा था। सबसे पहले बताया कि 3 मुख्य तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। उसमें फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंदर काफ़ी डिवाइड कर रखा है आपका, तो वह एक अलग चीज़ है। जो मेन तत्व होते हैं वो हो जाते हैं 3। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दे रखा है ऑप्शन डी, ये सभी, वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा होते हैं। वित्तीय प्रतिवेदनों का, परिचालन प्रतिवेदनों का, वित्तीय एवं परिचालन दोनों प्रतिवेदनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रतिवेदन की बात हो रही है, यानी कि जो रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो उसमें जो नियंत्रण सूचना संबंधी जो रिपोर्ट होती है वो किसका हिस्सा होती है, वो हो जाती है परिचालन प्रतिवेदनों का। क्योंकि जो डेली के या जो बिजनेस के कार्यकलाप होते हैं डेली के, वो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, परिचालन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट होगी वो किसका हिस्सा होगी, परिचालन प्रतिवेदनों का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि कोई साझेदार आया है, जो आपका पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी, वहाँ से क्वेश्चन ये लिया गया है कि नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को कहाँ पर क्रेडिट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो उसमें जो भी वृद्धि होगी उसे हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है
संगठन के लाभ को अधिकतम करना, वस्तु एवं सेवाओं के विक्रय मूल्य को निर्धारित करना, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन की सूचनाएं प्रदान करना, निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन में सहायता करना। तो क्वेश्चन में आपका लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य पूछा गया है कि लागत लेखांकन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर लागत लेखांकन जो होता है उसके बहुत से उद्देश्य होते हैं। लागतों का निर्धारण करना, लागतों पर नियंत्रण करना और साथ ही व्यवसायिक नीति निर्धारण हेतु एक आधार प्रदान करता है। तो किसके लिए करता है? प्रबंध वर्ग के लिए तो सूचना अवेलेबल करवाता है, जिससे कि जो प्रबंध है वो आगे की निर्णयों को ले सके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निर्णय प्रक्रिया हेतु प्रबंधन को सूचनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें गिर रही हों, बढ़ रही हों, स्थिर हों या फिर उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो आपने लीफो, हिफो और फीफो मेथड पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब हम सामग्री का मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ वहाँ पर ये तीनों मेथड और भी ABC है, वो कई मेथड्स दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कब कीमतें गिर रही हो तो कौन सी विधि यूज़ होगी, या बढ़ रही हो तो कौन सी विधि यूज़ होगी। यहाँ पर पूछ रहा है लीफो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे अंत में आता है उसे सबसे पहले ही निर्मित किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कब उपयुक्त रहती है? तो जब कीमतें बढ़ रही होती हैं तब वो विधि उपयुक्त रहती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है? आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो वहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली के कई सिद्धांत दे रखे थे। तो उसी में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। क्रय बढ़ता है नामे, आय घटाती है जमा, व्यय बढ़ाता है नामे, आय घटाती है जमा, प्राप्त करता है नामे, प्रदाता है जमा, प्राप्त करता है जमा और प्रदाता है नामे। तो आपने 3 तरह के अकाउंट्स पढ़े होंगे। अकाउंट्स के कितने तरीके के होते हैं आपको पता ही होगा, 3 टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो उसी में आपसे पूछ रहा है, जो आपको दे रखा है, तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो जाता है कि पाने वाला यानी कि रिसीवर हो जाता है डेबिट और गिवर हो जाता है देने वाला क्रेडिट हो जाता है। वास्तविक खाते में क्या होता है कि जो वस्तु आ रही होती है वो हो जाती है डेबिट और जो वस्तु जाती है वो हो जाती है क्रेडिट। और जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसमें सारे एक्सपेंसेस और जो लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम और प्रॉफिट होती है वो सब क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सिद्धांत आ रहा है वो प्राप्त करता है नामे, यानी कि रिसीवर हो जाएगा डेबिट और गिवर हो जाएगा क्रेडिट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है कहलाता है अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी या फिर संचित पूंजी। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पूंजी होती है किस तरह की होती है। एक हो जाती है आपकी अधिकृत या पंजीकृत पूंजी होती है, जो कि आपका सीमा नियम जब बनता है, आपने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम, पार्षदता नियम के बारे में। तो जो पार्षद सीमा नियम पर पूंजी वाक्य होता है उसमें जितनी पूंजी लिखी जाती है वो अधिकृत पूंजी या फिर पंजीकृत पूंजी कहलाती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर हो जाती है निर्गमित पूंजी, उसमें से जितना हिस्सा जो इशू करने के लिए रखा जाता है वो निर्गमित हो जाती है। प्रार्थित होती है, मांगी हुई होती है, ना मांगी हुई होती है, अयाचित और संचित पूंजी। तो अयाचित पूंजी का वह भाग वो जब तक के लिए अलग करके रख दिया जाता है विशेष प्रस्ताव पारित करके कि जब तक कंपनी का विघटन नहीं होगा तब तक उस राशि को नहीं खर्च किया जाएगा, तो वो हो जाता है संचित पूंजी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, ना लिखे गए, जो कि जो बुक्स बनाई गई थी उसमें वो दायित्व वो लायबिलिटी दिखाई नहीं गई थी। उस ना लिखे गए दायित्व को वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, वसूली खाते में क्रेडिट किया जाता है, दायित्व खाते में क्रेडिट किया जाता है या फिर पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का जो दायित्व होता है उसे कहाँ दिखाते हैं? उसे हम दिखाते हैं वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, उसे वसूली खाते के डेबिट साइड में हम दिखाया जाता है। यदि उसे पूरी रकम दे दी जाती है तो पूरी, और अगर कुछ कटौती करके दी गई है तो उस कटौती को घटा करके शेष रकम जो बचेगी उसे हम वसूली खाते के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधि में 15 लाख के शुद्ध लाभ की गणना में 20,000 संपत्ति बिक्री का मुनाफा और 10,000 मूल्यह्रास का भी विचार किया गया है। इस मामले में परिचालन से कोष होगा। तो परिचालन से कोष जो हम निकालते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, किस में निकालते हैं? जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्या बनाते हैं? हम एडजस्टेड P&L बनाते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया करें ना तो सबसे पहले दिमाग लगाया करिए कि जो क्वेश्चन है पूछ रहा है वो हम कहाँ से निकालते हैं। तो जैसे हमने भी लिंक
कब किया कि कैसे निकालते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जब हमें फंड फॉर ऑपरेशन चाहिए होता है तो एडजस्टेड पीएनएल हम बनाते हैं। तो वहाँ जब एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम कौन सी चीज़ कहाँ पर दिखाते हैं। तो जो शुद्ध लाभ हुआ है यानी कि नेट प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा 15 लाख रुपए। उसके बाद आपका संपत्ति की बिक्री का मुनाफा यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट दे रखा है 20,000 का, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। लॉस होता है तो डेबिट में आता है, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन दे रखा है, ये किधर जाएगा, ये भी आपका डेबिट साइड आ जाएगा। तो ये आपका जो डेबिट का टोटल आएगा 15,10,000 हो जाएगा और क्रेडिट का हो जाएगा 20,000। तो जब डेबिट में से हम क्रेडिट को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 14,90,000 आएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह के क्वेश्चंस ओरल होते हैं, अगर आपको अच्छे से उसके अकाउंट से याद है ना तो आप बिना लिखे हुए आसानी से ऐसे ही कैलकुलेट करके आंसर को क्विकली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया का तत्व नहीं है। मानव संसाधन नियोजन, भर्ती एवं चयन, वेतन सूची प्रबंधन, कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन। तो जो आपको पता होगा कि नियुक्तिकरण भी स्टाफिंग भी होता है, प्रबंध का एक कार्य ही होता है। तो उसमें जो प्रक्रिया होती है वो उनको नियुक्त करने की, उसका एक एलिमेंट नहीं है, एक तत्व नहीं है। तो सबसे पहले तो मानव संसाधन नियोजन ही किया जाएगा, ये पता करना कि कितनों की हमें आवश्यकता है, उसी हिसाब से क्या होता है, भर्ती करते हैं, चयन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, साक्षात्कार होता है, पूरी प्रोसेस होती है। दूसरा भर्ती एवं चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका जो कर्मचारियों का कार्य मूल्यांकन है, ये भी होता है कि कार्य देने के बाद हम ये भी देखते हैं कि जो कार्य हम दिया है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसमें आपका वेतन सूची प्रबंधन है वो उसका प्रबंधन नियुक्ति प्रक्रिया का तत्व नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। तो आपने सांख्यिकी पढ़ी होगी, स्टैटिक्स, तो उसमें फिशर का दे रखा था, लैस्पेयर का है, पाशे का है, कई आपके सूचकांक दे रखे हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सूचकांक ऐसा है कि यहाँ उसमें समय उत्क्रमण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है। तो वो हो जाता है फिशर का। आपको पता होगा जो फिशर का सूचकांक है उसमें दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। हम लोग उसमें आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो उसको भी क्लियर करके निकालते थे ना कि समय उत्क्रमण पर कौन खरा उतरता है, कौन कारक उत्क्रमण पर होता है। तो जो फिशर का सूचकांक है वो दोनों की कसौटी पर क्या होता है, खरा उतरता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक, निजी और उत्पादन, सामाजिक उत्पादन और प्रणाली, निजी और अवैयक्तिक, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश संगठनों के लिए जो लक्ष्य हो जाता है वो होता है सामाजिक उत्पादन और प्रणाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्रमुख भेद इससे संबंधित होता है। तो आपने पढ़ा था रेखा संगठन के बारे में, रेखा एवं कर्मचारी संगठन के बारे में। तो वही पूछ रहा है लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच जो प्रमुख मतभेद होता है आपस में वो किससे संबंधित होता है। संसाधनों की मात्रा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक को मिली हुई अनुमति से, फर्म के लक्ष्य से उनके कामों का जुड़ाव, बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फर्म के लक्ष्य से उनके कामों का जुड़ाव होता है ना, उसके बीच में आपस में क्या होता है, मतभेद होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो रेखा संगठन होता है तो उसमें तो एक से आदेश दूसरे व्यक्ति को आता चला जाता है एक सीधी रेखा में। लेकिन जो उसके रेखा और कर्मचारी संगठन होता है उसमें कुछ विशेषज्ञ भी रखे जाते हैं जो कि अपने सुझाव देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आपस में मतभेद उत्पन्न होता है तो फर्म के लक्ष्य से और उनके कामों का जो जुड़ाव होता है उसके बीच आपस में क्या होता है, मतभेद होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नियंत्रण में सभी शामिल हैं सिवाय, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। परिणाम मापन, लक्ष्य स्थापित करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, मानव संसाधन का चयन। तो जिस तरह से प्रबंधक के बहुत से कार्य होते हैं उसी में एक कार्य आपका नियंत्रण भी आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। इसमें ये देखा जाता है कि संस्था ने जो भी निर्धारित किया था, जो भी अपनी एक योजना बनाई थी, सभी कार्य उस योजना के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो कैसे किया जाता है, परिणाम भी उसमें मापे जाते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं और सुधारात्मक कार्यवाही भी होती है। लेकिन उसमें क्या नहीं आता, मानव संसाधन का चयन नहीं आता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समविच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है। समविच्छेद बिंदु आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो आप पढ़ रहे थे तो अब आपने बीईपी पढ़ा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो वही पूछ रहा है जो उसमें अंशदान होता है वो किसके बराबर होता है, परिवर्तनशील लागत के, स्थिर लागत, कुल लागत या फिर विक्रय मूल्य। तो आपने पढ़ा होगा बीईपी को नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट भी कहा जाता है, ना तो लाभ ना तो हानि का बिंदु होता है। तो वो किसके बराबर होता है, वहाँ पर जो अंशदान होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। वहाँ पर ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, यानी कि उतनी
तक आप अगर सेल को कर रहे हैं अपनी, तो आपको ना लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? स्थिर लागत के होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है, उसे कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो प्रॉफिट चाह रहा है, उसके लिए वो माल और सेवाओं को उत्पादित कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। उसका जो जोखिम होता है कि कोई भी बिजनेस में स्टार्ट करता है तो उसको कुछ जोखिम रहता है ना, तो वो जो व्यक्ति उठाता है वो कौन होता है? उद्यमी, पेशेवर, व्यापारी या फिर निवेशक। तो आपने पढ़ाई होगा कि जो है जोखिम का वहन कर रहा होता है, जोखिम उठाता है, वो क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। तो आपने पढ़ा होगा तो कहाँ का होता है? एक मैक्रो हो जाती है, दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। तो जो आपके यहाँ पर व्यापक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसकी विषय वस्तु में क्या चीज़ें आती हैं? राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार चक्र, उपयुक्त सभी। तो जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो आपकी व्यापक अर्थशास्त्र होती है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर क्या किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें राष्ट्रीय आय भी आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आ जाएगा, व्यापार चक्र भी आएगा। तो ये तीनों ही आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भी आगे आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। इस वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।